न्यूज़। आज हम मौजूद हैं वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ मौजूद है भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी भडाना। आइए मिलते हैं। आप जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो वल्लभनगर के उपचुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पधारे हैं, तो आप अपना कुछ संदेश दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये संदेश दूंगा कि आने वाली 30 तारीख को वल्लभनगर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसका मतदान 30 अक्टूबर को होने वाला है। मैं वल्लभनगर की सभी जनता से अपील करूंगा कि वल्लभनगर में सुशासन की स्थापना के लिए आपका एक मत जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जिस प्रकार भ्रष्ट, निकम्मी और कुशासन की सरकार चल रही है, ऐसी निकम्मी सरकार को वोट की चोट से जवाब देते हुए आने वाली 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई हिम्मत सिंह जाला को भारी मतों से विजय बनाएं। नहीं, आप हिम्मत सिंह जी जाला, बहुत ही अच्छी बात है, आपके पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके साथ ही सामने प्रीति सख्तावत भी है, जो उनके साथ अभी लोगों की संवेदना जुड़ी हुई है। आप वो किस प्रकार से देखते हैं? क्या यहाँ पे स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, बिजली, पानी के चलेंगे या कोई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इनके बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच? देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे स्थानीय मुद्दा हो, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा। पिछले 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। इस 2.5 साल के अंदर वल्लभनगर में विकास के नाम पर इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले राजसमंद में भी उपचुनाव थे। राजसमंद के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री गली गली में जाकर राजसमंद की जनता को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। कई प्रकार के लोभ लुभावने वादे राजसमंद की जनता को किए, लेकिन आज आप राजसमंद के अंदर जाकर देखिए, वो जो वादे थे वो वादे चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस सरकार के भूल गए। मंत्री दोबारा राजसमंद की तरफ मुंह करना बंद कर गए। पिछले 2.5 सालों से वल्लभनगर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार वल्लभनगर की गलियों में घूमकर वल्लभनगर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वल्लभनगर की जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है। चाहे वो क्षेत्रीय विकास का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों का विषय हो, हर दृष्टि से प्रदेश के अंदर वल्लभनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद करेगी। बहुत ही अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद करेगी। आप ये बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडिडेट है उदयलाल डांगी, जो पिछली बार वो चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पार्टी भाजपा से थे, तो पिछले 2-3 चुनाव में भाजपा पार्टी भी यहाँ तीसरे नंबर पर रही है। तो अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाजपा पार्टी जीतेगी? सबसे बड़ा कारण तो हमारा संगठन है। हम संगठन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर में पिछले कई दिनों से संगठन की दृष्टि से हम लगातार मेहनत करके संगठनात्मक दृष्टि से हमने बूथ स्तर तक हमारी पार्टी के काम को खड़ा किया है। संगठन के उस काम के आधार पर आज हम चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है। हमारा नेता केवल नरेंद्र मोदी है। प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं। उनके नेतृत्व में हम वल्लभनगर की जनता के बीच में जाकर कमल खिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, प्रदेश पार्टी मोदी जी के, वास्तव में मोदी जी केंद्र सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी वास्तव में आज विश्व की नंबर 1 पार्टी, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। आप तो स्थानीय के बारे में बताएं। आप जो जैसे हम देखते हैं, कभी आप काढ़ा वितरण कर रहे हैं, कभी रक्तदान कर रहे हैं, तो ये योजनाएं किस लिए थी? देखो, आपने रक्तदान और काढ़ा वितरण की बात की। पिछले 1.5 साल से राजस्थान की जनता कोविड जैसी एक महामारी से जूझ रही है। आपने देखा इस कोविड के संकट काल में भी अगर प्रदेश और वल्लभनगर की जनता के बीच में कोई खड़ा था, सामाजिक सरोकार के रूप में एक सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वहन करने का काम अगर कोई कर रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। ये वही हिम्मत सिंह जी झाला हैं जो कोविड के समय हर पीएससी सीएससी पर उन्होंने, चाहे वो दवाइयाँ वितरित करने का विषय हो, चाहे कोविड काल के दौरान गरीबों को राशन वितरण करने का विषय हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव हर परिस्थिति में समाज के बीच में रहकर काम करते हैं। और कांग्रेस का तो हाल आपने देखा, पूरे कोविड काल के अंदर ये सत्ता के संघर्ष में डूबे हुए थे। सरकार होटलों में बैठी हुई थी, मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। विकास के नाम पर 2.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वल्लभनगर के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव के दौरान
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वल्लभ नगर की जनता को जो वादा किए थे वो 2.5 साल में कहीं पूरे नहीं हुए और आगे भी ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। विकास का काम भी और विकास की राह भी अगर कोई पकड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकास की राह पकड़ी जा सकती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को जागरूक करके मतदान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। वास्तव में आम जन की सेवा का काम वास्तव में पार्टी करती रही है। जो आए दिन देखते हैं कुछ न कुछ जन सेवा का काम करते रही है पार्टी। तो इनका वास्तव में ये कहना है दूसरी पार्टियां कोई भी मैदान में कहीं भी जनता के बीच आके उन्होंने जनसेवा नहीं की। कोविड काल में भी कोई आया नहीं। जहाँ तक पार्टी ने बहुत ही जनसेवा की है उसी मुद्दे पे जीतने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र में आपकी सरकार है, भाजपा पार्टी है और शायद आज कानून मंत्री एसपी बघेल जी भी आ रहे हैं। तो आप प्रदेश के ओबीसी के मुखिया हैं, तो ओबीसी जातियों के लिए कोई विशेष कार्य योजना आगे सरकार क्या करना चाहिए उस बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको ओबीसी के नाते इतना ही कह सकता हूं कि देश में आज़ादी के बाद से लेकर लगातार अब तक ओबीसी समाज के हितों की दिशा में और ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रयास किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे मंडल कमीशन का विषय हो, चाहे काका कालेकर की रिपोर्ट का विषय हो, चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, चाहे ओबीसी आयोग का जातिगत आधार पर जनगणना का विषय हो, लगातार ऐसी मांगे लगातार ओबीसी समाज की जातियों के लोग करते आए। लेकिन इस दिशा में जब भी कोई प्रयास हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की आज़ादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज को न्याय देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो उसका नाम बीजेपी है। आज ओबीसी समाज को आज़ादी के बाद 70 साल बाद ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। आज पूरे देश भर में मेडिकल संस्थानों में ओबीसी समाज को आरक्षण देने की दिशा में जो काम किया, जो निर्णय किया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। छात्रवृत्तियों के माध्यम से ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारने की दिशा में अनेकों प्रकार की छात्रवृत्ति योजना लाने का काम हमारी पार्टी ने कर ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश के अंदर ओबीसी के हितों के लिए और ओबीसी को आगे लाने की दिशा में अगर कोई पार्टी सार्थकता से काम कर रही है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। वास्तव में सत्य बात है, संवैधानिक दर्जा दिया है ओबीसी को आरक्षण भी दिया है। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है। आज देखते हैं लगभग उसमें 84 जाति या 56 जाति जो भी है, तो सबसे बड़ा वर्ग है जो आरक्षण एक लिमिटेड है 27%, तो सबको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? देखो, ये तो एक अपने संविधान की एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अंदर एक आरक्षण की एक लिमिट है। ये तय है, ये सही बात है कि राजस्थान के अंदर लगभग 96 ओबीसी की जातियां आती हैं और पूरे देश भर में लगभग 5000 जातियां हैं और इनमें भी ऐसी कई जातियां, छोटी छोटी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में रहती है, लेकिन ओबीसी में होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उसके तहत आज जिस प्रकार पूरी केंद्र की सरकार ओबीसी को आगे लाने के लिए, ओबीसी में आने वाली हर जाति को मुख्य धारा में लाने की दिशा में जिस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है, आने वाले दिनों में ओबीसी में आने वाली तमाम जातियों को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हो सकेगा। और जो कांग्रेस सरकार तो 70 सालों से करती आ रही है, अभी तक जो विकास होना चाहिए था, जो हमारे मोदी जी ने जो 7 साल में जो विकास किया है वो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। एक बार आप सोचिए और हमारे हिम्मत सिंह जी झाला को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। जय भारत, जय हिंद। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय एसपी बघेल साहब, जो गारडी समाज के राष्ट्रीय नेता हैं, हम सबके बीच में हम सबका सौभाग्य। एक बार भरपूर तालियों से उनका स्वागत कीजिए आप सभी। मैं बघेल साहब के स्वागत के लिए, उनको साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, और साथ ही उपरना उड़ाकर स्वागत करने के लिए मैं
इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पंवार साहब, आप दोनों बगैर साथ ही ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक मोमेंटो उनको स्वरूप दिया जा रहा है। थोड़ा छोड़े हो जाओ आगे वाले भारत माता की जय। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। पंडित जी, हाँ पंडित जी देख लिया, लाड़ी बड़ी फोटो ना कैलाश जी गाडरी वकील साहब और जिलाध्यक्ष गाडरी समाज, साथ ही ओबीसी मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभु जी प्रजापति से आग्रह है कि आप मंच पर बता रहे हैं। हमारे झुंझुनू के जिलाध्यक्ष प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा के नंजी लोहार, आप चाहो ना वैसा आप नहीं की भाजपा जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके भाजपा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, हिम्मत सिंह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की। मैं आ जाओ कैलाश जी गाड़ी आ जाओ। बात है आपा तो शायद राम ने मान वाला लोग, हाँ वह तो बी पार्टी वाला लोग है जो राम का अस्तित्व में भी प्रश्न खड़ो कर रहा है कि राम हा कि नहीं हा। तो आपा तो राम ने मान वाला लोग, हाँ 500 साल को संघर्ष कर आज भगवान राम को भव्य मंदिर बन रही है। तो एक बार जोरदार राम राम साहब। हाँ ये आया ना आनंद ओबीसी समाज को पूरे राजस्थान में, वो भैया पर्ची का ओबीसी समाज का पूरे देश में संगठन खड़ा करने का काम, ओबीसी समाज की आवाज को उठाने में आए तो जोरदार जयकारे तो लगने ही चाहिए। एक बार जोरदार जीत के देश और राष्ट्र के लिए सदैव राष्ट्र हित के साथ में खड़े रहने में विश्वास रखती है। जोरदार मेरे साथ भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मेरे सामने विराजमान मेरे ओबीसी परिवार के सभी मेरे सामने मेरे विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, आज के इस वल्लभनगर विधानसभा में इस ओबीसी समाज का ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आज के मुख्य वक्ता, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र में एसपी बघेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी गुर्जर, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय हेमराज जी मीणा साहब और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय रतनलाल जी गाडरी साहब, हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रेम जी लोहार साहब, मेरे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी, मेरे सामने विराजमान ओबीसी समाज की जनता, बंधुओं के विधायक जिन्होंने सेवा ही समर्पण के तहत कोरोना काल में जितनी जनता की सेवा की, और आदरणीय बघेल साहब का भी हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए इन सबके बीच में मैं आपके बीच व्यवधान नहीं बनना चाहता, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, मुझे डेंगू हो रखा है, इसलिए ज्यादा बोलने में दिक्कत आ रही है। मैं एक आत्मिक बात केवल
आपके सामने श्री चरणों में रखते हुए अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं 2016 से लेकर लगातार अब तक मैं ओबीसी मोर्चा के नाते पूरे राजस्थान में काम कर रहा हूं। पूरे राजस्थान में लगभग ओबीसी की 96 जातियां हैं। इन 5 सालों में काम करते करते जो मैंने अनुभव किया है वो आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। निर्णय 30 तारीख को आपको करना है कि हमें वोट किसको देना है। बंधुओं, मैंने काम करते करते जो इस देश के अंदर विपक्ष के रूप में जो अभी पार्टी देश में विपक्षी रूप में और राजस्थान में जो सरकार में शासन में काम कर रही है वो कांग्रेस नहीं होने की। पूरे इस ओबीसी समाज को जातियों में बांट के रखा। तू डांगी है, तू गुजर है, तू रेवारी है, तू दर्जी है, तू नाई है, तू सुतार है, तू यादव है, तू माली है, तू रावत है, तू जाट है, तू फलाना है। और ये बांट कर वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया। उनको लगा कि अगर देश के मर्यादाओं के आधार पर, संस्कारों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर एक जैसा दिखने वाला ये ओबीसी समाज अगर इस जाति के जहर से ऊपर उठ गया और एक हो गया तो हम कांग्रेसियों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए इन समाजों को जातियों के नाम पर बांट के रखो और कभी इन समाजों को आगे नहीं आने दो। क्यों? क्योंकि इस देश निर्माण में मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप ऑथेंटिक रूप से मान लेना। इस देश निर्माण में अगर किसी ने सर्वाधिक बड़ा योगदान दिया रखते हुए, अगर सर्वाधिक बड़ा योगदान दिया तो वो ओबीसी समाज के लोगों ने दिया। एक छोटा सा प्रजापत समाज का आदमी मिट्टी का काम करता रहा और मिट्टी के काम को करते हुए अपने बच्चों का जीवन यापन किया और समाज निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। एक छोटे से सुतार ने लकड़ी का काम नहीं छोड़ा और समाज निर्माण में अपना भूमिका का निर्वहन करते हुए, उस लकड़ी का काम करते हुए अपने बच्चों के जीवन, व्यक्ति उस मंच पे जाकर न्याय की गुहार लगा सके और इस शासन प्रशासन में बैठे हुए जो अराजक तत्व है उस ओबीसी समाज के व्यक्तियों को अगर न्याय नहीं मिले तो उस मंच के जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो अंबेडकर महाराज की जय। आज ओबीसी मोर्चा के इस सम्मेलन में हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भराना साहब, हमारे संभाग के संभाग प्रभारी हेमराज जी साहब, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भंवर सिंह जी और हमारे जिला दलीचंद जी भाई साहब विराजमान है और रतन जी गाडवी, चित्तौड़ पार्टी ने एक मामूली छोटे से गांव से इतना बड़ा विश्वास करके इस बलनगर के प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनके चरणों में मेरा वंदन। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पार्टी के संगठन और इसकी मूल विचारधारा के साथ और संगठन की विचारधारा के साथ हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। बलनगर की विधानसभा का जीत का आगाज कर रहा है। पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से बलनगर की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये बलनगर का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि दिवाली से पहले एक दिवाली और मनने वाली है और वो दिवाली कमल के फूल के रूप में मनेगी। पृष्ठभूमि में कार्य कर रही है, उनको धरातल पर लागू करने के लिए आप बलनगर के सब निवेदन किया था। जब मेरा प्रत्याशी के रूप में नाम डिक्लेयर हुआ, मैंने कहा भाई साहब एक पन्ने की जिम्मेदारी मुझे दो, मैं एक प्रत्याशी के साथ साथ एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा और एक पन्ने से जिताने के लिए मैं भी प्रयास करूंगा। आप बलनगर के समस्त
मेरे पिता तुल्य यहाँ विराजमान है। हर एक पन्ने की जिम्मेदारी हम सब लेके इस भारतीय जनता पार्टी को, इस भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो हमारे वरिष्ठ जनसंघ के टाइम के कार्यकर्ता हैं उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आप सब इतनी भारी मात्रा में यहाँ पधारे और आपने इतनी बड़ी जनसलाब में यह आशीर्वाद दिया। आपके चरणों में मेरा वंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिम्मत सिंह जी का। प्रकाश जी माली जो बगड़ से वार्ड पंच है और राहुल जी वैष्णव ये दोनों साथी कांग्रेस से आए हैं। विक्रम जी रेबारी जो जनता सेना से आए हैं। बाठेड़ा कूट से भारत सिंह जी, प्रताप सिंह जी ये दोनों जनता सेना से आए हैं। राहुल सिंह जी कांग्रेस से है। बगड़ से गमेट जी रेबारी जो जनता सेना से आए हैं। जगदीश जी डांगी बगड़ से जनता सेना से आए। आप सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती गीता जी, सुश्री ममता जी, श्री भंवर सिंह जी, श्री दुलीचंद जी, सुरेश जी, हेमराज जी, प्रेमचंद जी, श्री रतनलाल गाडरी जी, मंच पर बैठे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में उपस्थित ओबीसी समाज के पिछड़े साथियों, एक से अकल, एक से सकल, एक से कपड़े, एक से दुख, एक से दर्द, एक से खुशी और एक से गम, इसी समाज के हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बल्लभ नगर का ये उपचुनाव 30 तारीख को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य, कर्मठ, जुझारू और जान ही जहान को ना मानने वाले यहां का प्रत्याशी बनाया है। टिकट हाईकमान के हाथ में होती है और जीत का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है। इसलिए मैं जीत का सर्टिफिकेट मांगने के लिए आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया। जनता साथ ना हो तो 3 घंटे भी नहीं करते हैं। ऐसे मैं 6 चुनाव जीत चुका हूं, इसलिए जनता के मन को समझता हूं। मेरा सौभाग्य है कि श्री राजमाता सिंधिया जी के साथ मैं लोकसभा का एमपी रहा, माधवराव सिंधिया जी के साथ रहा, फिर ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ उसका अवसर मिला। 2 उपचुनाव हैं, बल्लभ नगर और दरियापुर। ये दोनों अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं गिरेगी, और ये दोनों हार जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है संख्या के अनुसार। मुझे लगता है दिसंबर 2022 में आपके चुनाव हैं, 23 में, तो 2 साल बाकी हैं। 3 साल का बच्चा दौड़ अच्छी जारी करे और उसका 30% शपथ लेने की पहली कैबिनेट में पूरा कर दे। रहा बचा साल भर में कर दे, फिर 2 साल में कर दे, 3 साल में पूरा कर देना चाहिए और 2 साल बाद भूमि पूजन उद्घाटन में बदल जाने चाहिए। और जो 3 साल में ना कर पाए वो 30 साल में भी नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि मैं अभी इसी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, हमने शपथ ली। हमारी शपथ और गहलोत जी की शपथ में एक अंतर है। हमने शपथ ली और हमने किसानों का उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ कर दिया। अब तुम अपना हिसाब दो गहलोत जी कि तुमने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यह
कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी तो वो पहली कैबिनेट में राहुल गांधी ने तो शायद ऐसी उंगलियां गिनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर देंगे। 1000 झूठे मरे होंगे उस दिन गहलोत जी पैदा हुए होंगे। सीपी जोशी साहब हमारे बीच में आए हैं, मैं उन्हीं की लोकसभा में उनका स्वागत करता हूं। से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। एक बार फिर बता दूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। अब गहलोत जी बताओ, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, हुए? मुझे घोषणा पत्र पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र को देंगे, मिला हो तो बताओ। तो कहा था कर्जे माफ करेंगे, हुए हो तो बताओ। 24 घंटे बिजली देंगे, दी हो तो बताओ। तो मैं कह रहा था कि 1000 झूठे जो मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि मैं सनातन पुस्तक के समान ही मानना चाहिए। मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत।